बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 न्यू नाइन्थ केमिस्ट्री इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में पहले एमसीक्यूज़ आ रही हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट्स। तो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, 2n² फार्मूला हम लगाएंगे तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। हमने पीछे प्रैक्टिस की थी 2n², 2 मल्टीप्लाई n की जगह हमारे पास 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे। तो हम बी ऑप्शन लगाएंगे, इसमें तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से क्या मालूमात आई थी। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने दो चीज़ें जो है ना डिस्कवर की थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। बहुत ही आसान है, दोनों हमने किए थे। सर विलियम क्रूक्स का, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और जो है गोल्डस्टाइन ने जो है ना वो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद चूँकि हम समाज सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं तो हमारे पास अब MCQs नंबर 5 आ रहा है हमारे पास। तो देखें, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन के आइसोटोप दिए हुए हैं और इनमें से हमने बताना है कि किस आइसोटोप में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर है। तो इसका ऑप्शन जो है वो O16 वाला आ रहा है, क्योंकि जो O16 होगा इसका मतलब इसका, क्योंकि हम मास नंबर ऊपर लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, मास नंबर 16 है तो एटॉमिक नंबर तो वैसे भी 8 है इसका। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद है नंबर 6, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंसेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स N14 एंड N15 आर 99.64 एंड 0.35 रेस्पेक्टिवली। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के जो है दो आइसोटोप हैं, N14 और N15 है, और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी दे दी है। हमने पिछले अपना लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम कैसे निकालते हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या था कि M1 P1 प्लस M2 P2 डिवाइडेड बाई 100। तो उसके बाद जो है हमारे पास दो ही दिए हुए हैं, M1 यानी 14 वाला, वो हमें उसने जो दिया वो 99.64% दिया, प्लस 15 वाला जो है वो हमें 0.35% दिया, डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जमा करो और 100 पे डिवाइड करो, तो हमारे पास आंसर जो है 14.0021 ऑप्शन आएगा। तो ये हमारा जो आंसर बन रहा है ये बी बन रहा है इसका। तो नाइट्रोजन का जो है रिलेटिव एटॉमिक मास बी है, 14.0021। पीरियोडिक टेबल में भी हमें यही मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो 8 नंबर वाला है कि व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या फोर्स है, ऐसी क्या चीज़ है जो उन पार्टिकल्स को आपस में जुड़े रखती है। तो ये जब हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। मैंने आपको बताया था कि वो बिल्कुल जो है ग्लू की तरह की है, जैसे ग्लू दो चीज़ों को जोड़ लेता है। बेशक न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस नहीं है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं हो सकती, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। न्यूक्लियस की एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उनको आपस में जोड़ के रखती है। तो इसका आंसर ए आएगा, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कि हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन किस तरह अपने आप को मुखालिफ चार्ज वाले न्यूक्लियस से दूर रखते हैं। कहने का मकसद है कि भाई इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आके अट्रैक्ट कर लें। लेकिन ऐसी कौन सी फोर्स है जो उन्हें दूर रखती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये देखें, ये जो है ना न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है इधर शेल के अंदर होंगे, वो इधर भी हो सकते हैं, वो किसी भी शेल में हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या यहाँ पे है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ आ जाए। लेकिन ये अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये एक किस्म की सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और ये इसके रिएक्शन के तौर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाएगा जो इसको इधर ले जाएगी। तो नतीजे के तौर पर ये ना इधर आएगा ना उधर जाएगा, ये दायरे में जो है सर्कल में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो रिवॉल्विंग
अपनी बरकरार रखेगा, रिवॉल्विंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होके नहीं आएगा। तो इसका जवाब भी आएगा, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की वजह से अपने आप को जो है वो क्या करता है, अवे रखता है, दूर रखता है न्यूक्लियस से। तो ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। अब हम आते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखें पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन दिस न्यूक्लियस। ये क्यों कहा जाता है कि तकरीबन तमाम एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। तो उसकी रीज़न यही है कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बल्कि पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनका मास बहुत ज़्यादा है, और वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम हैवियर पार्टिकल हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इसलिए कहा जाता है कि जो है वो एटम का मास जो है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर ही कंसनट्रेटेड है। इसको हम बिल्कुल अगर लिखना चाहें तो ये देखें, because protons and neutrons are present in nucleus and electrons have negligible mass, so it is said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus। तो तकरीबन तमाम मास न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है, एटम का मास तकरीबन न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। अगला सवाल देखें, वाई आर एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ होती है। तो एलिमेंट्स एक दूसरे से प्रोटॉन की तादाद की वजह से या एटॉमिक नंबर की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। तो देखें, ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ प्रोटॉन की तादाद या एटॉमिक नंबर की वजह से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ BI। उसका एटॉमिक नंबर 83 या मास नंबर 210 है। तो बिस्मथ में न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है हमने, तो बड़ा ही आसान है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को निकाल दो तो न्यूट्रॉन की तादाद आ जाती है। तो देखें कि मास नंबर इसका जो है 210 है और एटॉमिक नंबर 83 है। 210 में से 83 को माइनस किया, 127 127 जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद है। BI सिंबल है बिस्मथ का, बिस्मथ एक एलिमेंट है। उसके बाद जो हमारे समर सिलेबस के मुताबिक थे ये 3 सवाल थे। अब हम कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो इसमें देखें, वाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकेंड शेल। जब हम पहले शेल से दूसरे शेल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है। देखें ये पहला शेल है, पहले शेल की एनर्जी कम होगी, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो क्यों ज़्यादा होती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ज़्यादा होती है, क्योंकि पोजीशन चेंज होगी ना। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उनकी पोजीशन और होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उनकी पोजीशन और तरह की होगी। तो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और फर्स्ट शेल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम है। तो बिकॉज शेल फर्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो जो शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई इज़ इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब वाला, तो उसके अंदर हमने गैस का प्रेशर लो रखा था। तो हमें गैस के प्रेशर को लो रखने की क्यों ज़रूरत होती है, वो इसलिए ज़रूरत होती है ताकि इलेक्ट्रॉन या जो हमारे कैथोड रेज हैं वो कोलाइड ना करें। गैस जो मौजूद है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो उससे कोलाइड ना करें, इसलिए हमें प्रेशर लो रखना पड़ता है। तो टू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली विदाउट फ्रीक्वेंट कोलिजन, ताकि इलेक्ट्रॉन आज़ादाना तौर पर मूव करें, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और वो कोलाइड ना करें, वो टकराएं नहीं गैस के मॉलिक्यूल से। इसलिए हमें गैस की मिकदार को या गैस के प्रेशर को हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, लो प्रेशर रखना पड़ता है हमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाउ हैज़ दिस कंसेप्ट चेंज विद टाइम। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल कंसेप्ट क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में, और ये विद टाइम कैसे चेंज हो गया, यानी पुराना कंसेप्ट क्या था और अब ये नया कंसेप्ट कैसे चेंज हो गया है। तो देखें, क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जो कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी फिक्स रहता है और उसकी एनर्जी या उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन शोज वेव पार्टिकल डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव पार्टिकल नेचर है, यानी वेव भी है पार्टिकल भी है, डुअल नेचर है उसकी, और दोनों नेचर रखता है। मॉडर्न कंसेप्ट हमें ये कहता है। ठीक है।
तो यहाँ तक आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन ख़त्म। और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये जो डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन हैं ये सारे ही उसके मुताबिक ख़त्म हो गए हैं। और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, इसमें भी पहला ख़त्म हो गया है, दूसरा और लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, ये तकरीबन थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाता है। तो क्या कह रहा है कि अ सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो हमने पीछे पढ़ा है एटम के मॉडल्स के अंदर कि जो एटम का जो सिस्टम है यानी एटम की जो स्ट्रक्चर है वो सोलर सिस्टम की तरह है, तो इसके ऊपर कमेंट करें। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने यही कहा था कि दरमियान में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक ऐसे जैसे दरमियान में हमारा सन है, सूरज है, और जो हमारे सैयारे हैं, ठीक है ना, अर्थ है, उसके बाद जुपिटस है, और जितने भी सैयारे हैं हमारे वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बात जो है नील बोहर ने कही थी और इसको एक्सप्लेन किया था। तो कमेंट क्या देना है कि बोहर के मॉडल में ये बात कही हुई थी, ट्रू इन बोहर मॉडल, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सोलर सिस्टम की तरह, या एटम का जो मॉडल है वो लाइक सोलर सिस्टम है। और मॉडर्न थ्योरी में ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो वेव पार्टिकल डुअल नेचर आ जाती है। तो बहरहाल जो पुराना और बोहर का मॉडल है उसमें कहा गया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक, बल्कि ये चैप्टर यहाँ तक एक्सरसाइज समेत ख़त्म हो गया। स्टूडेंट आपने इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, आपने इंशाल्लाह इसको जो है वो अच्छा तरह समझ लिया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।